is to be restricted to 2 meter. Consider surface tension of water. Consider surface tension of water in contact with air as 0.07357 Newton per meter. 0.07357 न्यूटन पर मीटर. ओके, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ. जो लोग लिख चुके हैं वो लोग इसका आंसर बताइए, मतलब कैलकुलेट करिए, और अदरवाइज फिर से लिखिए. फाइंड आउट द मिनिमम साइज ऑफ ग्लास ट्यूब दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर वाटर लेवल if the capillary rise in the tube is to be restricted to 2 mm. Full stop. Consider surface tension of water in contact with air as 0.07357 न्यूटन पर मीटर. कैलकुलेट करिए और रिजल्ट बताइए. गुड बेटा, सही है आंसर. सौरभ, आपका आंसर सही है बेटा. गुड, आपका भी सही है. ओके ओके, हाँ सबका सही है. ठीक है, अब जिसका जिसका बचा हुआ है जरा उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था और लगभग सभी ने हो गया. तो अब देखते हैं. फाइंड आउट द मिनिमम साइज ऑफ ग्लास ट्यूब दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर वाटर लेवल. मिनिमम साइज ऑफ ग्लास ट्यूब बोला गया है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि डाया क्या है, D इक्वल टू क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है. D इक्वल टू क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है. नेक्स्ट है कि कैपिलरी राइज इन द ट्यूब इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड. कैपिलरी राइज है, ये ऑलरेडी बोला जा रहा है, और जो है मतलब ये स्मॉल h की वैल्यू जो है वो गिवन है, और स्मॉल h इक्वल टू 2 mm बोला गया है. तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, मतलब कि 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. -3 मीटर. h की वैल्यू भी हो गई. सरफेस टेंशन जो है वो बता दिया गया है, सिग्मा इक्वल टू आपको पता है, और वो है कितना, 0.07375 न्यूटन पर मीटर. ठीक, इतना हो गया है. आपसे पूछा गया है डाया. अब देखिए, अगर थीटा के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो ऑब्वियसली आपको थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ही लेना है, और जो फॉर्मूला आपके पास होता है कैपिलरी राइज के लिए वो होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी कॉस थीटा. थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये 1 हो जाएगी वैल्यू, यानी h इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी. चूंकि इसमें वाटर बोला गया है तो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर यूज किया जाएगा, जो कि 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा, और g की वैल्यू 9.81 होगी. d की वैल्यू आपको निकालनी है, सिग्मा और h की वैल्यू आपको गिवन है. तो स्मॉल h इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी. इस फॉर्मूले से आपको वैल्यू मिलेगी d की, और d की वैल्यू होगी कितनी, d इक्वल टू 0.015 मीटर. ये वैल्यू आपको मिलेगी. आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में लिख देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगी. ठीक है, इजी क्वेश्चन था.
सभी के आंसर लगभग ठीक आए हैं, सही है आंसर सभी के। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ इसमें पूछना होगा, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अब आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को देखना है वो है कैविटेशन है। वो टॉपिक आपके उस पर मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा टॉपिक है। आप लोग जानेंगे ना तो बाद में जब आप लोग मशीनरी पढ़ेंगे तब आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि उस समय मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगी। जब आप लोग वाटर हैमर बताऊंगी ना मैं आपको, वाटर हैमर आपके सिलेबस में जब मैं वाटर हैमर बताऊंगी तभी वही कॉन्सेप्ट फिर से आएगा। तो जब आप लोग यहाँ सीख चुके होंगे तो उधर आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी। तो पहले तो आप लोग कुछ टर्म्स जानते हैं हम लोग कि टर्म्स जो यूज होने वाले हैं वो कौन से हैं। उन टर्म्स को देख लेते हैं, और छोटे छोटे टर्म्स हैं, ज्यादा बड़े टर्म्स नहीं है। तो सबसे पहला जो टर्म आपको जो सीखना है वो क्या है, वेपोराइजेशन क्या होता है। वेपोराइजेशन मेनली एक टर्म है जो कि यूज किया जाता है जब हमारा फेज चेंज होता है फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फेज में। मतलब कि अगर वाटर फिल है, वाटर कहीं पर रखा हुआ है और उसके पार्टिकल उस समय लिक्विड स्टेट में है, अगर वो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल जो है वो उसकी सरफेस को छोड़कर गैसियस फेज में चेंज हो जाते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। देखिए, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग एक्चुअली में दोनों अलग अलग चीजें हैं, एकदम डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन वो डिफरेंट चीजें आपके मतलब एफएम के लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में दोनों चीजें सेम है, क्योंकि वेपोराइजेशन ही मतलब होता है, बॉइलिंग वाला केस जो है वो नहीं होता है इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में। इसलिए हम लोग वेपोराइजेशन और बॉइलिंग लगभग लगभग सेम मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट केसेस होते हैं। वेपोराइजेशन मीन्स होता है कि बस पार्टिकल जो है वो जो वाटर पार्टिकल जो है वो वाटर के सरफेस को छोड़कर गैसियस फेज में चेंज हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। जैसे कि इसका एग्जांपल आप लोग देखेंगे तो रिवर है, रिवर का सरफेस, रिवर में पूरा वाटर फिल है। अब इसमें जब इसमें सनलाइट पड़ती है तो इसकी जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर के फॉर्म में उठते हैं, तभी तो ऊपर जाके वो बादल बादल जो है वो फॉर्म करते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि नदी जो है वो बॉयल होने लगती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो वेपोराइजेशन क्या होता है कि बस पार्टिकल जो है गैस मतलब लिक्विड लिक्विड स्टेट से वो गैसियस फेज में कुछ पार्टिकल जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग जब जब सारे पार्टिकल्स को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है और सारे पार्टिकल्स एक जगह दूसरी जगह तक जाने लगते हैं, पूरे जैसे कंटेनर में आप वाटर को बॉईल करें तो सारे पार्टिकल बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं, और जिनको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती जाती है वो तुरंत तुरंत सरफेस को छोड़कर हटते भी जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है बॉइलिंग का प्रोसेस। तो वेपोराइजेशन और बॉइलिंग जो है वो दोनों अलग अलग केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों में डिफरेंस जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए कि हाँ, जो लिक्विड स्टेट है उसको छोड़कर पार्टिकल जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। अब ये जो वेपोराइजेशन, ये जो प्रोसेस है वो भी अवेलेबल टेम्परेचर और अवेलेबल प्रेशर पे डिपेंड करता है। मतलब कि अवेलेबल टेम्परेचर और अवेलेबल प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी इसी चीज को बहुत अच्छे से आपको सीखना है, लेकिन अभी धीरे धीरे सीखो। अभी आप लोग एक टर्म जानो, सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है। सैचुरेशन सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है। सैचुरेशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है, देखिए मैंने आपको बताया ना, वेपोराइजेशन जो है वो अवेलेबल प्रेशर और अवेलेबल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर को वैरी करें, मतलब अगर हम लोग प्रेशर को वैरी करें तो उसके लिए उसी हिसाब से टेम्परेचर भी वैरी करना होगा वेपोराइजेशन के लिए। ठीक, अगर मैं ये बोल रही हूँ तो मतलब सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक लिक्विड है जिसका वेपोराइजेशन होने के लिए जो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सपोज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे टेम्परेचर कुछ सपोज 50 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है, मतलब ये सैचुरेट होने मतलब वेपोराइजेशन होने के लिए कोई ऐसा लिक्विड है जिसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कुछ 50 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है उसका वेपोराइजेशन होने के लिए। तो अगर हम प्रेशर को वैरी करेंगे, मतलब 1 एटमॉस्फेयर की जगह उसको 2 एटमॉस्फेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली अब वेपोराइजेशन के लिए वो 50 डिग्री टेम्परेचर हमें नहीं चाहिए होगा, अब हमें उसके लिए कुछ डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है, तो वो डिफरेंट टेम्परेचर, तो ये चीज आपको क्लियर है कि वेपोराइजेशन जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है, और ये प्रेशर और टेम्परेचर आपस में भी डिपेंड करते हैं। ठीक, तो दोनों का इन्फ्लुएंस मतलब दोनों सभी तीनों चीजें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो अभी अगर हमें उसका क्या बोले रिलेशन देखना है तो हमें किसी एक चीज को कांस्टेंट करना होगा। तो अगर हम P को प्रेशर को यानी प्रेशर को हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या करें कांस्टेंट कर दें, प्रेशर को हम लोग किसी भी जगह पे किसी भी लिक्विड के लिए किसी भी जगह पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, मतलब अब हम प्रेशर नहीं चेंज करेंगे। अब हम लोग प्रेशर नहीं चेंज करेंगे, प्रेशर हमने सपोज हमने 3 एटमॉस्फेयर करके प्रेशर को एज इट इज 3 एटमॉस्फेयर पे फिक्स कर दिया, प्रेशर हमारा नहीं चेंज हो रहा। अब उस लिक्विड को बॉईल करने के लिए या उस लिक्विड से वेपोराइजेशन का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए होगा, वो जो टेम्परेचर होता है उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। फिर से सुन लीजिए कि अगर हम प्रेशर को फिक्स कर दें, प्रेशर को फिक्स कर दें, तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो प्योर लिक्विड है वो लिक्विड से वेपर स्टेज में चेंज हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। जैसे कि हमारे वाटर के लिए अगर हम प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे सेट करें तो हमारा जो सैचुरेशन टेम्परेचर आएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक, ये एक टर्म हुआ। अब मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लूं, फिर मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। हो गया है आप लोगों का अटेंडेंस? अब देखिए सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया। सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है कि अगर हम P इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर दें और इस समय जो हमें टेम्परेचर लगाना पड़ेगा उसको वेपोराइजेशन कराने के लिए उस पर्टिकुलर लिक्विड को, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। अब फिर से दूसरा टर्म देखते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, मतलब कि जैसे कि अगर हमने क्या किया, सपोज कोई भी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं
कि मान लीजिए आपने किसी एक सेट, कोई एक सेट लिया, सपोज कि आप वाटर ही ले लीजिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस को चाहिए होता है। तो अगर आपने चेंज कर दिया, मतलब एक टेम्परेचर को 100 डिग्री से हटा के किसी एक जगह पे सेट कर दिया, सपोज सेट किया कितने पर, 90 डिग्री पे सेट कर दिया, 90 डिग्री सेल्सियस पे आपने टेम्परेचर पे सेट कर दिया। अब उस टेम्परेचर को अब आप चेंज मत करिएगा फर्दर। तो अब उस 90 डिग्री टेम्परेचर पे आपको उसको वेपराइज करने के लिए, उस पर्टिकुलर लिक्विड को वेपराइज करने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा वो उसका सैचुरेशन प्रेशर होगा। यानी एक चीज तो क्लियर है कि सैचुरेशन प्रेशर जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अभी चेंज हो जाएगा, दूसरा कोई टेम्परेचर हम लोग सेट कर देंगे तो उस टेम्परेचर के करेस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम प्रेशर को चेंज कर देंगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 टर्म आपको समझ में आए। इसमें आपको कुछ अगर पूछना है तो पूछ लीजिए मुझसे। मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि वेपराइजेशन क्या होता है। वेपराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है उसमें जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो गैसियस फेज में चेंज हो जाते हैं, मतलब चेंज ऑफ फेज अकर होता है। और यही काम बॉइलिंग में भी होता है, लेकिन बॉइलिंग जो है वो एकदम डिफरेंट केस है। वो आप लोग जब आप हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से डिफरेंस है। सैचुरेशन, अभी के लिए दोनों चीजें सेम है, ठीक है। सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है कि अगर हम किसी लिक्विड के लिए प्रेशर जो है वो फिक्स कर दें, क्योंकि वेपराइजेशन जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। अगर प्रेशर चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, वेपराइजेशन के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना। तो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करें और फिर एक पर्टिकुलर लिक्विड को वेपराइज करें तो जितना टेम्परेचर हमें चाहिए होता है उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। हाँ, अभी के लिए हम इसे बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। मैंने बोला ना, अभी के लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपका वेपराइजेशन और बॉइलिंग जो है वो सेम है, लेकिन एक्चुअली में अभी जब आप, अगर आप सिविल के हैं तो आप फाइनल ईयर में जाके हाइड्रोलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि वेपराइजेशन और बॉइलिंग अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि खुद देखो, रिवर में वेपराइजेशन हर समय होता रहता है, लेकिन क्या रिवर में बॉइलिंग होती है? वेपराइजेशन का क्या मतलब है? वेपराइजेशन का सिर्फ इतना मतलब है कि वेपर, मतलब जो लिक्विड है वो लिक्विड फेज से हटकर वो जो है वो गैसियस फेज में चेंज हो रहा है। वेपराइजेशन का मतलब सिर्फ इतना है। अभी आप लोग समझे तो मैं वेपराइजेशन बता रही हूँ, मैं आपको बॉइलिंग नहीं बता रही। बॉइलिंग से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बॉइलिंग को बहुत ज्यादा एलेबरेट नहीं कर रही, मैं वेपराइजेशन बता रही हूँ। वेपराइजेशन क्या है? बस पार्टिकल का जो थोड़ा सा, जो कुछ कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ एयर, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह को छोड़कर जो है एयर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये आपका वेपराइजेशन। बॉइलिंग एक डिफरेंट, एकदम डिफरेंट जो है वो केस होता है। तो आप चाहें तो अभी के लिए, चूंकि हम बॉइलिंग ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ वेपराइजेशन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप चाहें तो दोनों को सेम मान सकते हैं अपने लिए, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, कि वो वेपराइजेशन है ना कि बॉइलिंग, ठीक है। तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर हम रखें तो उस समय जो टेम्परेचर चाहिए होता है वेपराइजेशन क्रिएट करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। और अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और फिर जितना हमें प्रेशर चाहिए होगा वेपराइजेशन कराने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, वेपराइजेशन क्या होता है कि जब लिक्विड से आपका एयर में कन्वर्ट हुआ, तो वो जो एयर जो बोल रही हूं मैं, वो एक्चुअली में वर्ड एयर ना यूज करके उसके लिए वेपर वर्ड यूज किया जाता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर में कन्वर्ट हुए हैं। तो अब मान लीजिए कुछ ऐसा एक केस आपको दिया जाए, जैसे कि ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है और इसमें कोई फ्लूइड जो है वो ऐसे यहाँ पर फिल था, इतना फिल था ये फ्लूइड। अब क्या किया गया, इसको यहाँ पर, इस यहाँ पर क्या हुआ, इसको हीट प्रोवाइड की गई, ये हीट यहाँ पर ऐसे हीट हीट हो रहा है। तो अब क्या होगा, अब प्रेशर तो चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि हमने, अब ये क्लोज है, कंटेनर जो है वो क्लोज है,
क्लोज कंटेनर है, ठीक है। तो अगर ये कंटेनर क्लोज है तो ऑब्वियसली जो प्रेशर है वो प्रेशर एज इट इज रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो जब इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर आप अचीव हो जाएगा, ये चूंकि हीट बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो जब सैचुरेशन टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। जब वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे तो वेपर यहाँ पर, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, वेपर यहाँ पर इकट्ठी होने लगेगी, वो बाहर नहीं जा पाएगी क्योंकि क्लोज कंटेनर है। तो जब यहाँ पर इकट्ठी होने लगेगी, पहले एक वेपर आया, फिर दूसरा वेपर, तीसरा वेपर, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये प्लेस भी क्या होगा, वेपर से भर जाएगा। जब ये प्लेस वेपर से भर जाएगा तो ये क्या करने लगेगा, ये वाटर ये ऐसे इस पे प्रेशर डालने लगेगा। जब ऑब्वियसली आपने प्रेशर कुकर देखा है ना, प्रेशर कुकर इसी उस पे काम करता है। तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, ये वाटर की इस पे प्रेशर डालने लगेगा। जब प्रेशर डालने लगेगा तो ये जो प्रेशर डालता है इसे हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक। अब एक चीज और, वेपर प्रेशर भी आपको दो तरीके से बताया जाएगा। वेपर प्रेशर अभी तो आपको मैंने ये बताया कि सिंपल, पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, एकदम खाली प्लेस था, कुछ अदर गैसेस भी नहीं थी, एकदम खाली था, सिर्फ वाटर था नीचे, यहाँ पे बिल्कुल खाली था। अब यहाँ पे आपने हीट दिया, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट था, आपने सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर यहाँ पर क्रिएट किया, जिससे क्या हुआ, वेपराइजेशन हुआ। वेपराइजेशन हुआ तो ये जो खाली प्लेस था यहाँ पर वेपर कलेक्ट हो गया। अब ये वेपर जो है वो इस वाटर का लेयर पे प्रेशर डालेगी, जिसे हम लोग बोल रहे हैं वेपर प्रेशर, ठीक। अब एक और टर्म, इसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है, एक ऐसा वेपर प्रेशर होता है, जब जैसे वेपर प्रेशर में जब मैंने आपको बताना शुरू किया तो मैंने ये बोला कि ये जो प्लेस है ये पहले खाली था, यहाँ पे कोई अदर गैसेस नहीं थी, ठीक। लेकिन मतलब एक प्योर वेपर प्रेशर, सिर्फ उसी लिक्विड की वेपर की वजह से जो प्रेशर लगे उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन अगर इसी लिक्विड के ऊपर कोई दूसरी गैसेस भी अवेलेबल होती और उन गैसेस की वजह से प्लस इसकी वजह से जो वेपर जनरेट हुआ है उसकी वजह से, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो डिफरेंस क्या है वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में, कि वेपर प्रेशर प्योरली उसी लिक्विड की वेपर की वजह से प्रेशर होता है, और पार्शियल प्रेशर उस लिक्विड की वजह से जनरेट प्रेशर प्लस अदर अवेलेबल गैसेस की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है वो होता है आपका पार्शियल प्रेशर। अब देखिए, अब अगर नॉर्मल कंडीशन में बात की जाए, जैसे कि एक नॉर्मल कंटेनर, जैसे अभी हम लोग अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर चारों ओर ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है। तो जब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एक्चुअली में अगर हमें वेपर प्रेशर की बात करनी है तो जो ट्रूली जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, इस ये वाटर के ऊपर जो है हमें गैसेस जो भी है उन्हें हटाना पड़ेगा, पहले हमें गैसेस हटाना पड़ेगा और फिर जो वेपर प्रेशर होगा वो हमें अचीव होगा, वो वैल्यू जो प्रेशर की मिलेगी उसे हम लोग वेपर प्रेशर जो बोल रहे हैं वो अचीव होगा। और अगर हम लोग क्या करें, दूसरी गैसेस इसके ऊपर भर दिया हमने और फिर हमने इसको गर्म करने की कोशिश की, तब जो वैल्यू, जो प्रेशर की जो वैल्यू हमें मिलेगी उसे हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल कंडीशंस में होता क्या है कि जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देखते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि जो एयर अवेलेबल है, जो हमारे चारों ओर एयर अवेलेबल है, हम लोग उसके इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसके थ्रू जनरेटेड प्रेशर बहुत कम होता है। तो अगर सिर्फ जो एयर जो मतलब जो हम लोग एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन हम लोग लेते हैं, अगर उस कंडीशन में सिर्फ अवेलेबल है तो जो एयर अवेलेबल है उस एयर के प्रेशर को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, और उस समय एक्चुअली में तो उस समय पार्शियल प्रेशर ही हो रहा होगा ना, लेकिन उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। मैं फिर से बता दूं, वेपर प्रेशर क्या है कि यहाँ पर बिल्कुल जीरो, कोई भी एयर नहीं होनी चाहिए, और उस समय अगर हम यहाँ पर उस प्रेशर पे हम लोग सैचुरेशन टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, तो जो इस वेपर जो यहाँ पर खाली जगह को, जिस इस वेपर ने खाली जगह को फिल किया, इस लिक्विड की वेपर ने खाली जगह को फिल किया और जो प्रेशर वापस लिक्विड पे लगाया उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। और अगर यहाँ पर हमने इनिशियल जो सारी गैसेस हटाई थी, उन सारी गैसेस को ना हटाएं, हम दूसरी गैसेस फिल कर दें यहाँ पर इस जगह पे,
और फिर अगर हम लोग प्रेशर, उस प्रेशर पे सैचुरेशन टेम्परेचर क्रिएट करें, तब जो प्रेशर क्रिएट होगा उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर इसी खाली जगह में सिर्फ एयर है जो हम लोग के चारों ओर अवेलेबल होती है, जिसे हम हटा नहीं सकते हैं, मतलब हटा तो सकते हैं हम लोग, वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, अगर एक पर्टिकुलर छोटे से कंटेनर के लिए बोला जाए तो हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसको वैक्यूम नहीं क्रिएट किया, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसी एनवायरनमेंट की गैस अवेलेबल है, तो एक्चुअल में जो उस समय प्रेशर जनरेट होगा वो होगा तो पार्शियल प्रेशर, लेकिन हम लोग उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि हमें इतना ज्यादा एक्यूरेट करने की जरूरत पड़ेगी फिर हमें, इसलिए हम लोग एयर के इफेक्ट को निग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बात अब समझ में आया, वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर समझ में आया सभी को? आकाश जायसवाल, आपको कुछ बोलना है? अगर आपको नहीं बोलना है तो अपना माइक ऑफ करिए आप। ओके, ठीक है, तो इतना बात क्लियर हुआ, वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ये समझ में आया। और हम लोग वेपर प्रेशर इन जनरल किसको बोलेंगे ये भी आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो नो मैंने मैम, ये वेपर प्रेशर होता क्या है? बेटा मैं पिछले 5 मिनट से ये तो बता रही हूँ वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो, लिक्विड अवेलेबल है, ठीक है, लिक्विड है, उस पे हमने उसको गर्म किया, हमने उसको टेम्परेचर दिया। जब टेम्परेचर दिया तो मैंने पहले ही बोला हम प्रेशर को कांस्टेंट मान रहे हैं। जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट माना और हमने उसमें एक उसके सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो क्या होगा, वेपराइजेशन होने लगेगा। वेपराइजेशन होने लगेगा मतलब ये जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेज में चेंज होने लगेगा, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो गैस में कन्वर्ट होने लगेंगे, जैसे कि प्रेशर कुकर में होता है, गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो जब ये गैस बाहर नहीं जा सकेगी और यहाँ पर वो एक्यूमुलेट हो रही है, तो ये जो नीचे लिक्विड अवेलेबल है उस पर एक प्रेशर डालती है, जिस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। कुकर इसका सबसे सही एग्जाम्पल है। वो जो खाना बनता है आपके कुकर में वो इतनी जल्दी क्यों बन जाता है, प्रेशर की वजह से ही बन जाता है, इसमें वेपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर जो वाटर अवेलेबल है सिर्फ प्योरली सिर्फ उसकी वेपर की वजह से जो प्रेशर लगता है उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। और अगर कोई और गैसेस भी अवेलेबल है तो गैसेस प्रेशर अप्लाई करती हैं, ठीक है। ये आपको अभी मैं बताऊंगी। अभी ऑब्वियसली इसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। अभी जस्ट जब आप लोग इसके जस्ट बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो यही होगा कि अगर आप मतलब बात करें कि हम पे थोड़ी ना, हमारे ऊपर भी तो गैसेस अवेलेबल हैं, तो हम पे कोई प्रेशर थोड़ी ना लग रहा है, तो आप पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो वो प्रेशर, जब वो प्रेशर भी अवेलेबल होता है तो उसे हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। लेकिन हम लोग जब अपनी कैलकुलेशन के बारे में देखते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब अवेलेबल जो अभी जो अवेलेबल हमारे पास जो गैसेस हैं जिनको अगर हम चाहें तो हटाना पड़ेगा, उन गैसेस को इफेक्ट को ले लिया जाता है और उसे एक्यूमुलेट करते हुए हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं उसे भी, ठीक है। अब इसमें किसी को बेटा कुछ पूछना है तो बताइए मुझे, अदरवाइज हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे डायरेक्टली वेपराइजेशन पे। ऑलरेडी काफी देख चुके हैं लेकिन फिर भी किसी को कुछ पूछना है बेटा? ओके, तो अब क्या है कि अब ये देखते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर आपस में कैसे डिपेंडेंट है। तो आपने एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ कर आए होंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना। तो जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो लिक्विड है, जो हमारा सपोज वाटर है, तो वाटर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री उसका वेपराइजेशन डिग्री होता है। मतलब अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग लें, 1 एटमॉस्फेरिक, ये जो है प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर को रिप्रेजेंट करिए और यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। तो अगर हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया और कोई ऐसा लिक्विड है जिसको बॉईल करने के लिए या जिसको वेपराइज करने के लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये एक रिलेशन है आपके पास। तो अगर आप किसी वजह से उस जगह पे प्रेशर जो है वो सपोज 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो अब यहाँ पर जो टेम्परेचर इसको बॉईल करने के लिए, इसी लिक्विड को बॉईल करने के लिए जो टेम्परेचर हमें चाहिए होगा वो अब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, उससे ज्यादा चाहिए होगा। मतलब कि अगर प्रेशर बढ़ता है
तो मतलब अगर प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर भी पहले के कंपैरिजन में आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक। और अगर प्रेशर आप कम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, मान लीजिए अब यहाँ पर आप 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं, 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप कुछ काम कर रहे हैं, अब उसके लिए जो टेम्परेचर आपको चाहिए होगा, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर आपको चाहिए होगा, वो क्या होगा, वो आपको कुछ कम होगा, मतलब 50 तो नहीं बोल सकते एग्जैक्ट, उससे कम होगा, 100 से कम होगा, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसको वेपराइज, उस लिक्विड को वेपराइज करने के लिए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो उसको वेपराइज करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। और अगर अब्दुल्ला बेटा क्या है, और अगर टेम्परेचर आप, प्रेशर आप किस तरह से कम कर देते हैं तो वहां पर बॉईल करने के लिए आपको कम टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। ध्यान है, एक बहुत छोटी सी चीज जो आप लोगों को बहुत छोटे में सिखाई गई होगी कि माउंटेन के ऊपर आपको कम, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ही आपका वाटर जो है वो बॉईल होने लगता है। रीजन क्या है, वो रीजन यही है कि चूंकि वहां पर प्रेशर कम हो जाता है, जब प्रेशर कम हो जाता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर लिक्विड को बॉईल करने के लिए 100 डिग्री से कम, मतलब 100 डिग्री जस्ट एक एग्जांपल है कि उसको खुद का जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर था उससे कम टेम्परेचर पे ही वो बॉईल होने लगता है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है, मतलब कि यही चीज हमारा टेम्परेचर पे भी लागू होता है। मान लीजिए अगर आपको अभी 100 डिग्री पे आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत थी, मतलब 100 टेम्परेचर पे आपको सैचुरेशन प्रेशर चाहिए था 1 का, तो अगर आप चाहते हैं कि 50 पे आपको कितना सैचुरेशन प्रेशर चाहिए, तो ऑब्वियसली आपने टेम्परेचर कम किया तो आपका प्रेशर भी कम होगा। मतलब आपको अगर 50 पे चाहिए तो प्रेशर भी आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप 50 पे ही उस चीज को बॉईल करना चाहते हैं तो आपको वहां का प्रेशर जो है वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिलेशन समझ में आया, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर प्रेशर आपने कम किया तो मतलब जो एक्चुअल कंडीशंस हैं उनसे आप किधर भी वेरी किए तो उस वेरिएशन पे, अगर आपने प्रेशर कम किया तो आपको टेम्परेचर भी कम चाहिए होगा वेपराइजेशन के लिए, अगर आपने प्रेशर ज्यादा किया तो आपको टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए होगा वेपराइजेशन के लिए। इसी तरह आप अगर कम टेम्परेचर पे बॉईल करना चाहते हैं तो वहां का आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा, अगर आप ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करना चाहते हैं तो उस लिक्विड का प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। इतना क्लियर है? मरकरी में जो यस वेपर मैम। प्रेशर होता है, मरकरी में जो वेपर प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसको बैरोमीटर में यूज किया जाता है। बैरोमीटर आप पढ़ेंगे यूनिट 2 में। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग पास टाइम बहुत कम बचा है। नेक्स्ट उसमें हम लोग अच्छा, कुछ बच्चों का अटेंडेंस जिनका रह गया है वो लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब ये बंद होने वाला है। वो लोग दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, या हैंड रेज कर लीजिए, हैंड रेज भी कर लीजिए और दोबारा ज्वाइन भी कर लीजिएगा। अब किसी का अटेंडेंस नहीं रहना चाहिए। हैंड रेज करिए जिसका अटेंडेंस रह गया है, और या तो फिर दोबारा ज्वाइन करिए आप लोग। बस एक ही बच्चा है, जल्दी हैंड रेज करिए, 1 मिनट है। या तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा जिनका अटेंडेंस, जब मैंने बोला था मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, जब उस समय वो लोग नहीं थे, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इतना धीमे धीमे हैंड रेज कर रहे हैं, 1 मिनट ऐसे ही निकल जाएगा। सिर्फ 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है, तो मैंने उनका अटेंडेंस ले लिया है।